के अपने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत अगले वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में। जो आज हम बात करेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में, और इस संबंध में भी बात करेंगे हम संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में। तो जहां तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संवैधानिक प्रावधानों का प्रश्न है, तो आप देखेंगे कि जो संविधान है उसमें सबसे पहले हम मूल अधिकारों को रखते हैं। मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 14 है वह आपको इस बात की तरफ इंगित करता है, विधि के समक्ष समानता। जहां तक विधि के समक्ष समानता का प्रश्न है, तो हम पाएंगे कि यह कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य विधि के समक्ष समान रूप से देखेगी। अर्थात वह यह देखेगी कि दो व्यक्ति जब हों आपस में एक समान हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन यह है कि वह कह रही है कि ये जो समानता होगी वह दो समान व्यक्तियों के बीच में होगी। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दारा पहलवान हो और दूसरा व्यक्ति आप या हम हो। तो क्या हमारे बीच और दारा पहलवान के बीच में कोई समानता है? नहीं है। इस कंडीशन में हम पाएंगे कि यहां पे किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। तो शिक्षा में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया कि कहा गया कि सभी वर्ग सभी जातियों के बीच में राज्य समान व्यवहार करेगी। जो हर विषय की बात हो रही है तो इसका अर्थ है कि शिक्षा की बात होगी। तो सार्वभौमिकरण के रूप में अनुच्छेद 14 भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा के समक्ष समानता की। आप देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता। यहां पे यह बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति हो वह विधि के समक्ष विधि के सामने समान है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव या किसी प्रकार का जाति विशेष वर्ग कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो उसके गरिमापूर्ण जीवन से उसको वंचित करे। अर्थात इसमें विधि के समानता के रूप में चाहे वह किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी वंश का हो, किसी जन्म स्थान का हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वह हर प्रकार से होगा। अर्थात शिक्षा में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से जब हम पाते हैं तो अनुच्छेद 14 शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां तक अनुच्छेद 15 की बात है, अनुच्छेद 15 की बात है, तो अनुच्छेद 15 जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, वर्ग, किसी भी रूप से किसी भी व्यक्तियों में या समाज के व्यक्तियों में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करती है। अब जैसा कि अनुच्छेद 14 कह रहा है कि हम सबको एक समान रूप से देखते हैं विधि के समक्ष, और ये कह रहा है कि हम जन्म स्थान, मूलवंश, जाति, वर्ग आदि में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, तो फिर शिक्षा का सार्वभौमिकरण लागू कैसे होगा?
जब हम देखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लागू के लिए, तो इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया है, जो ये कह रहा है कि राज्य शैक्षिक व्यवस्थाओं के लिए जन्म स्थान, मूलवंश, जाति, वर्ग के इतर कुछ विशेष व्यवस्था कर सकती है। तो हम पाते हैं अनुच्छेद 15 कह रहा है कि जन्म स्थान, मूलवंश, जाति, वर्ग किसी प्रकार से हम भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन उसमें अनुच्छेद 4 यह कह रहा है कि राज्य यथाविधि या यथा आवश्यकता अनुसार चाहे तो शिक्षा के संबंध में या विशेष कार्यक्रमों के संबंध में हम विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद है वह शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जरूरी है। तो अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 21। इस जैसा कि यह अनुच्छेद है, इसका शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है। शिक्षा से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद का शीर्षक है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आपके जीवन में इस अनुच्छेद का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि इस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके गरिमापूर्ण जीवन से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात इसके अंतर्गत जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी उसी को लागू किया जाएगा आपके गरिमापूर्ण जीवन से वंचित करने के लिए। अब गरिमापूर्ण जीवन एक बहुत अपने आप में विशाल शब्द है। इसके अंतर्गत आपकी जीवन की सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक तथा रात्रि में सोने तक और आपके सोते हुए भी जो भी क्रियाकलाप होती हैं, चाहे आपकी अर्ध चेतना में हो चाहे आपकी चेतना में हो, सब कुछ इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से इसमें आपकी शिक्षा भी शामिल होती है, अर्थात आपका शिक्षा एक गरिमापूर्ण जीवन बन जाता है। इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अनुच्छेद 21 भी एक अनिवार्य अनुच्छेद के रूप में लागू हो जाती है। अब बात करते हैं हम अगले अनुच्छेद में। तो यह एक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो कि 21A है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यह राज्य पे आरोपित है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें, तो आप अब तक के बताए गए अनुच्छेदों का उल्लेख करें या ना करें, लेकिन अनुच्छेद 21A का उल्लेख करना आपके लिए अत्यंत जरूरी होगा। तो इसमें यह कहा गया कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह 6 से लेकर 14 तक वर्ष के सभी बच्चों को तथा सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराएं।
यह सार्वभौमिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिससे कि इस बात को स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि सार्वभौमिकरण बहुत ही जरूरी है। अगला अनुच्छेद है आपका 28 से। इसमें यह कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षा, किसी भी प्रकार का धार्मिक या किसी मजहब से संबंधित शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं होगा, या कोई राज्य द्वारा कोई शिक्षण पोषित शिक्षण संस्थान किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, जो इस बात की तरफ इंगित करता है कि शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है वह किसी धर्म विशेष के प्रति लागू नहीं होगा, वह संपूर्ण शिक्षा पर लागू होगा और सबके लिए अनिवार्य होगा। तो 28 से भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में हम देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।